कि एक के पीछे एक के पीछे एक जैसी चीज ही बार बार ऐड होती जाती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि e की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x, ये होता जा रहा है लगातार। ठीक है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि e की पावर x, अगर इतने टर्म की बात करी जाए ऊपर वाले टर्म की, ठीक है, शुरुआत वाला जो एक e की पावर x है इसको हटा दिया, तो ऊपर क्या है e की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x टिल इन्फिनिटी, तो ये भी तो y ही है। मतलब आप ये समझ लो एक बहुत बड़ी सीरीज में से मैंने एक नंबर हटा लिया, छोटा सा एक नंबर हटा लिया, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या सीरीज पर कोई फर्क पड़ेगा? हम कहेंगे नहीं पड़ेगा। समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया तो उसका पानी कम हो जाएगा क्या? उतना ही रहेगा। तो आप ये समझिए ये वही चीज़ है कि आपने e की पावर x इसको तो ऐसे ही रहने दिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। समझ गए? ये जो ऊपर वाली पूरी सीरीज है, ये पूरी की पूरी सीरीज y ही तो है। तो y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ई की पावर x प्लस वाई का डिफरेंशियल भी क्या हो जाएगा? ई की पावर x प्लस वाई, है ना, ई की पावर x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई को फर्दर डिफरेंशिएट करा जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, ये करेंगे। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई इंटू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x को तो ये आ जाएगा 1, और जब y को करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसके अलावा ये जो e की पावर x प्लस वाई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए, ये तो y ही तो है, ये इसकी जगह y लिखिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। सर हाँ जी, ये दोबारा बता दो, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। ये ऐसा हुआ कि y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x टिल इन्फिनिटी। ये e की पावर x गायब कर दिया। अब जरा इसको पढ़ना क्या है? e की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x टिल इन्फिनिटी। इसका मतलब ये y ही तो है, ये y ही तो है। तो e की पावर x हटा दिया था और प्लस इस पूरे सीरीज को y लिख दिया, तो e की पावर x प्लस y हो गया। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करा दोनों तरफ, तो y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स, ई की पावर x प्लस वाई का तो e की पावर x प्लस वाई ही रहता है। फिर x प्लस वाई को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, तो x का डिफरेंशियल 1, y का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। अब एक्सपेंड करिए तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 इज वाई, और ये हो गया y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेकर आओ, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर है और माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा? y, तो डी वाई बाई डी एक्स ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सही है। और कौन सा बता रहे थे? 140। नहीं, वो तो 141 है। 141। Question number 141. If P and Q are the order and degree of the differential equation, P and Q are the order if P and Q are the order and degree of differential equation, y square
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3x 3x dy by dx plus x square y square is equal to sin x is equal to sin x. Then option A है P is less than Q. P is less than Q. ऑप्शन बी है P is equal to Q. ऑप्शन सी है 2P is equal to Q. 2P is equal to Q. और ऑप्शन डी है P is greater than Q. ऑप्शन डी है P is greater than Q. तो हमारे पास ये चार अलग अलग ऑप्शंस हैं. If P and Q are the order and degree of differential equation, तो आप ये देखो ऑर्डर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो भी उसकी सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव होता है, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव तो डबल डेरिवेटिव है, ठीक है. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और सबसे ऑर्डर कितना दे रखा है P, और यहाँ से इसके हिसाब से कितना आ रहा है 2 आ रहा है. अच्छा, और सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है डिग्री, तो डिग्री भी 2. तो ऑप्शन बी ठीक है. P इज इक्वल टू, मेरे सर ने डी बताया. डी बताया. पता नहीं, मैंने उनसे कहा था. देख गलत तो नहीं बताया होगा टीचर ने. नहीं, ऑप्शन बी ठीक है. P इज इक्वल टू Q सही है. ठीक है, और बताओ. बस ये बोलते हैं. ये वाला मेरा सही था, मैंने सही किया, पर संडे का नहीं, ये गलत है. वो गलत समझे होंगे वो कुछ इसको. क्या हाँ, निकुंज कोई डाउट है? कल शाम को 5:30 बजे टेस्ट होगा मैक्सिमा मिनिमा का. कोई डाउट हो तो बताओ. सर मैक्सिमम मिनिमा का एओडी को होगा. एओडी में मैक्सिमा मिनिमा वाला जो पोर्शन है ना, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो वो वाला उसका. अच्छा ठीक है सर. ठीक है, तो तुम ऑफलाइन आया करो भाई. बीच में आना शुरू करा था, फिर से ऑनलाइन हो गए. अब तो धूप भी निकल रही है अच्छी. हाँ जी, यहाँ पर जो 6 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे थे, इनमें एक क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर 38 है. फाइंड द मैक्सिमम एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल. हाँ, कर लिया क्या? हाँ, यही है. Question 38. Find the maximum area of an isosceles triangle. से ट्रायंगल वाले का दूसरे सेट में आया था. अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने ना पूरा पढ़ा नहीं. सर मुझे लग रहा है सर ने ना गूगल से देखकर बताया. हाँ, गूगल पे जो dy by dx है उसके पास 1/3 दे रखी है. अच्छा ठीक इस है. वजह से उन्होंने मुझे डी ऑप्शन बताया. और अगर dy by dx की पावर 1/3 है, पर इस क्वेश्चन में वो ऐसा कुछ है नहीं. अगर 1/3 है तब भी देखो कहाँ पर है क्वेश्चन. उन्होंने क्यूबिक बोथ साइड्स करा होगा शायद. ये क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन में ही गिवन है 1/3. हाँ, क्वेश्चन में 1/3 गिवन है.
हमारे में वो गिवन नहीं है। हाँ तो इन्होंने वो देख लिया होगा, और जो टाइप करा होगा ना, टाइप करते हुए 1/3 मिस हो गया। मिस हो गया, हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए क्यूबिंग बोथ साइड्स करा तो ऑर्डर तो p हो गया और डिग्री 6 हो गई, तो p इज लेस देन q, तो p इज लेस देन q, तो वैसे भी ऑप्शन ए है इसका आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी दे रखा है p इज लेस देन q, इसलिए और उन्होंने इसलिए उन्होंने डी बोल ओके दिया। ओके उन्होंने आपका ठीक है, देखे। आपका ठीक है। हाँ Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse ठीक है। Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square upon 25 x square upon 25 plus y square upon 16 is equal to 1, comma, with its vertex at one end of the major axis. With its vertex at one end of the major axis. With its vertex at one end of the major axis. With its vertex at one end of the major axis. अच्छा अब जरा देखिएगा, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। तो जब हमको कोई एलिप्स दिया जाता है तो एलिप्स का डायग्राम कैसे बनेगा? ये तो y एक्सिस हो गई, तो y डैश, ये इधर x डैश, और यहाँ पर देखिए कि x स्क्वायर के नीचे वाला जो नंबर है वो बड़ा है ना, अगर तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, मतलब x एक्सिस में थोड़ा बड़ा है तो x एक्सिस की तरफ फैला हुआ एलिप्स बनेगा। अगर y के नीचे वाला नंबर बड़ा है तो y एक्सिस की तरफ फैला हुआ एलिप्स बनेगा, मतलब एलिप्स ऐसे बनना है। ये हो गया। अच्छा और एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है। अब ए स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर, तो ए बड़ा है यानी कि 5, तो यहाँ से यहाँ तक वाली जो दूरी है ये तो हो गई 5, ठीक है। और ऐसे ही वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो यहाँ से यहाँ तक वाले डिस्टेंस है, ये हो गया 4, तो ये ए है और ये बी है। उसके बाद वो बोल रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। तो इस एलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब हो रहा है विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ये वाली एक्सिस है, आप ये देख रहे हैं ना कि ये वाली साइड 5 और 5, तो ये टोटल 10 है, हो गया 4 + 4 ये टोटल 8 हो गया। तो इसका मतलब ये माइनर एक्सिस तो छोटा वाला एक्सिस हो गया, मेजर एक्सिस बड़ा वाला एक्सिस हो गया। तो विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस के एक एंड पर यहाँ पर उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है। अब वो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स, ठीक है। तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ भी बन सकता है, मान लीजिए ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और मैक्सिमम एरिया पूछ रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो मुझे पता है कि इसकी अगर मैं बात करूं, इस एलिप्स की अगर मैं बात करूं, तो इसका फिगर ही ये बता रहा है कि सबसे लंबी वाली साइड यही होने वाली है। भाई इन्होंने बोला विद इट्स वर्टेक्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स जो है वो वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस पर है, मेजर एक्सिस के एक एंड पर। तो मेजर एक्सिस का एक एंड तो ये हो गया, एक एंड ये हो गया, मैंने इधर वाले एंड को ले लिया। तो इधर से हमारी ये वाली लेंथ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल होने वाली है,
तो जो इसका बेस वाली लेंथ है वो बेस वाली लेंथ सबसे बड़ी होगी, तभी तो ट्रायंगल का एरिया सबसे बड़ा बनेगा। वो सबसे बड़ी लेंथ यहाँ पर बन रही है 4+4 ये हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमा के हिसाब से जो हम जो फंडे जानते हैं उसके हिसाब से हमको इसको प्रूव करना है। तो हम ये कहेंगे कि इसका एरिया किस तरह से निकाला जाएगा। एरिया कैसे निकालूं इसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, अब याद करिएगा जैसे ये एलिप्स है और एलिप्स के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में एलिप्स के अंदर रेक्टेंगल बना दें, या तो ट्रायंगल बनेगा एलिप्स के अंदर या रेक्टेंगल बनेगा। इसमें आपको एक ही चीज़ करनी है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है कि याद रखना जो क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, इधर तो होता है ऑल पॉजिटिव, इधर होता है सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव, इधर टैन पॉजिटिव और इधर कॉस पॉजिटिव। तो आप क्या करेंगे, इसको तो मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, ABC। जो B है ना, B के कोऑर्डिनेट्स आप क्या मानेंगे, ये जो x के नीचे लिखा हुआ है, जो x के नीचे लिखा हुआ है ये A का स्क्वायर होता है, तो आप क्या मानोगे 5 cos थीटा। y के नीचे जो है वो क्या लिखा हुआ है, वो b का स्क्वायर है, इसको मानोगे 4 sin थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, ऐसे ही जो ये c है इसको मानोगे, यहाँ पर सिर्फ cos पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव 5 cos थीटा। और क्योंकि साइन नेगेटिव होता है तो -4 sin थीटा। समझ गए, तो याद कर लेना है बस इसको। अब ये थीटा क्या है, कहाँ पर है, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कहोगे तो समझा दूंगा, क्योंकि उसमें ना कंपोनेंट्स ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा, साइंस वाले बच्चे समझ जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल थीटा है तो वो अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कॉस वाला होता है, वर्टिकल है जो साइन वाला होता है, ठीक है। तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक चीज़ मान कर चलो कि अगर इसके अंदर कोई रेक्टेंगल एनक्लोज हो रहा होता तो आपको क्या करना होता, आप एक तरफ कॉस थीटा एक तरफ साइन थीटा आप मान लेते। और यहाँ पर मैं इसको 5 cos थीटा और इसको 4 sin थीटा क्यों मान रहा हूँ, ये आप देखिएगा। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की ये, तो ये मानने से हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। कैसे होगी ये देखिएगा। सर 5 में कुछ माइनस में होना चाहिए था। कुछ नहीं होना माइनस, बस आप ये याद रखिए। अच्छा, ये तो B हो गया, ये C हो गया, और ये जो A है, A का कोफिशिएंट, A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A यहाँ पर है तो x में तो x की वैल्यू तो कितनी हो गई 5, ठीक है, और y की वैल्यू 5,0। तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं, B के कोऑर्डिनेट्स हैं, C के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। कैसे निकालूंगा वो आप अभी समझिएगा, बताता हूँ मैं। देखिए, और ये काम ये तो आपने याद कर लिया। अब जरा रफ में एक चीज़ करके दिखाता हूँ। रफ में करना है या फेयर में करना ही नहीं है क्या, कि जो इक्वेशन है ना एलिप्स की इक्वेशन ये है x² + 25 + y² = 1, ठीक है। तो इसको लिखेंगे x², 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, y² 16 का मतलब 4 का स्क्वायर = 1। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और b, ये जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड जरा ट्राई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, x की जगह आपको लिखना है 5 cos थीटा, तो 5² cos² थीटा अपॉन 5² प्लस y की जगह क्या लिखना है 4 sin थीटा, तो 4² sin² थीटा अपॉन 4², ठीक है। अभी 4² से 4² कट गया, 5² से 5² कट गया, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज 1।
हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेम काम आपको यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर भी जब -4 का स्क्वायर करोगे तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, नीचे वैसे भी 16 ही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है एलिप्स की, ये हर जगह सेटिस्फाई होगी। निकुंज बताइए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है कि हम एक काम करेंगे, ये जैसे है ना ए बी सी, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको डी बोल दो, इसको डी बोल दो। हाँ जी, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओगे? आप ये देखो कि जब यहाँ पर 5 cos थीटा है, इसका मतलब ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 cos थीटा है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 5 cos थीटा माइनस 0, 5 cos थीटा कॉमा 0, है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमने ए वाले जो हमने कोऑर्डिनेट्स दिए खाली 5 और 0 के लिए, हमने 5 और 0 ही आएगा यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट। भाई ये तो यहाँ पर है ना, तो ओरिजिन से यानी कि 0,0 से इसका डिस्टेंस कितना है? 5 है, और y है बस, ठीक है। इससे हमने और उसमें cos sin इसमें पॉइंट्स थे ना हमारे पास, उनमें हमारे पास पॉइंट्स थे। यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने 5 cos थीटा और 4 sin थीटा ले लिया। वो क्यों लिया वो आप समझ गए कि आपको cos लेना है x के नीचे वाली टर्म के हिसाब से, ठीक है। x के नीचे वाली टर्म के 5 का स्क्वायर, तो आप 5 लोगे यहाँ पर, उसके साथ में x के नीचे वाली टर्म के साथ में cos थीटा लेना है। अब यहाँ पर 4 sin थीटा, अब क्योंकि यहाँ पर हमारा cos पॉजिटिव होता है तो cos वाले को पॉजिटिव ले लिया, sin वाले को नेगेटिव ले लिया, ठीक है भाई, क्लियर है? बोलो भाई पीछे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये BC की लेंथ निकालनी है, BC की लेंथ। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला बाय डिस्टेंस फार्मूला ये जो BC है ये कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 4 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा। माइनस 4 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर। तो भाई ये तो कट गया, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, √0 प्लस माइनस 4 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा कितना हो गया? माइनस 8 sin थीटा, माइनस 8 sin थीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो माइनस 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, और 64 का स्क्वायर रूट 8 लूँगा मैं, ऐसे ही 8 sin थीटा हो गया, बस ये सीधा सीधा, समझ गए? अभी इसमें क्या करा कि जैसे ये 8 sin थीटा हो गया, आप कहोगे कि नहीं माइनस 8 sin थीटा का होल स्क्वायर है, माइनस 8 ही लो ना। क्या है कि BC में लेंथ निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस 8 आया था ये कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके आया था, वो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो 8 sin थीटा हो गया, BC की लेंथ आ गई मेरे पास 8 sin थीटा। उसके बाद अब मैं बात करूँगा AD की लेंथ की, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, 5 माइनस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 5 cos थीटा, 5 माइनस 5 cos थीटा, ठीक है। तो AD आ गया हमारे पास और BC आ गया। अब आप देखिएगा कि मेरे को ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? और उस एरिया को निकालकर करना है मैक्सिमाइज, ठीक है। ये एलिप्स वाला क्वेश्चन दूंगा मैं कल के टेस्ट में, तो याद करके आना, अभी बता रहा हूँ। With its vertex at one end of the major axis, find the maximum area of an isosceles triangle.
तो भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तभी मुझे ये पता चला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ BC इंटू AD, हाफ बेस इंटू हाइट। हाँ जी, BC कितना निकाला था, 8 sin थीटा इंटू AD कितना निकाला, 5 माइनस 5 cos थीटा। टू 4 8, A is equal to 4 sin theta into 5, 20 sin theta minus 20 sin theta cos theta। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब मेरे पास फाइनली एरिया का एक्सप्रेशन आ गया, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। हो गया काम, ठीक है, हो गया। हम इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो वेरिएबल क्या हो गया, जैसे y होता था, x होता था, h होता था, कहीं कहीं r होता था, यहाँ पर वेरिएबल मेरे पास थीटा है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये हो गया dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू 20 और साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos थीटा माइनस ये 20 रहेगा एज इट इज। और जब साइन थीटा cos थीटा को करेंगे, बल्कि एक काम करो, मैंने गड़बड़ करा, इसको इक्वेशन 1 ना बोलो, एक काम करिए, ये हो गया 20 साइन थीटा और इसको बोलो माइनस का 10 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा। समझ गए क्यों कह रहा हूँ, 20 साइन थीटा और 10 इंटू 2, तो 10 एज इट इज और 2 साइन थीटा cos थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो साइन और cos को प्रोडक्ट रूल से बच जाऊंगा मैं, ठीक है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती ही है तो उसी से कर लिया हमने कि 20 एज इट इज साइन थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा हो गया। फिर इधर 10 एज इट इज और साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल होता है cos 2 थीटा। फिर 2 थीटा को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो वो हो गया 2। तो dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू 20 cos थीटा माइनस 20 cos 2 थीटा। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और ये थी इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करते हैं, dA बाई डी थीटा को 0 के बराबर रखते हैं। पुट dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर रख दिया। dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 20 cos थीटा माइनस 20 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, और थीटा की वैल्यू निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी, देखो कैसे निकालते हैं। 20 कॉमन ले लिया, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये जो 20 है, ये 20 तो उधर 0 के नीचे जाकर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे, याद है, ठीक है। साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और इसमें आ जाता है साइन cos c माइनस cos d, लेकिन फॉर्मूले में साइन आ जाता है। ये तो उधर हो गया, इसको बोलूँगा माइनस का 2 साइन c प्लस d बाई 2, ठीक है, और साइन c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू 0। समझ गए, ठीक है। फॉर्मूले याद रख लेना भाई। इंटीग्रेशन जो आपका अगला डर है ना, अगला डर इंटीग्रेशन ही है ना, तो वो वाला जो डर है वो उसमें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
इनके फॉर्मूलों का ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 यानी कि साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। तो थीटा माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। माइनस तो थीटा। साइन माइनस थीटा बाई 2 माइनस बाहर निकल जाएगा। माइनस साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाकर 0। साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। कोई भी केस ले लो आप, जैसे साइन 3 थीटा बाई 2 ले लिया या साइन थीटा बाई 2, इधर साइन 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप कोई भी केस ले लीजिए, किसी भी केस में जो थीटा है, थीटा की वैल्यू तो 0 ही आ रही है ना। यहाँ पर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 ये है, तो दोनों ही केसेस में हमारी थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। तो अब जो डबल डेरिवेटिव है वो थीटा की वैल्यू 0 डालने पर नेगेटिव आना चाहिए, तभी मैक्सिमम एरिया आएगा। ठीक, तो यहाँ से मैं ये करूँगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देयरफॉर डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, तो जो डी ए बाई डी थीटा निकला था ना यहाँ तक, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बात बनती नजर नहीं आ रही है। 20 cos थीटा एक काम करते हैं, साइन 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये बताना ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले लिखवाए थे, इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 पर थीटा की वैल्यू क्या आती है? साइन थीटा अगर 0 है इसकी वैल्यू n पाई आती है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो साइन 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 तो 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। ऐसे ही यहाँ पर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2n पाई। तो जरा इसको लेते हैं पहले वाले को, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3। इफ n is equal to 0, it implies that theta is equal to 2 into 0 into pi by 3। पहले मैंने सीधा 0 डिग्री इस वजह से लिख दिया था, मुझे लगा कि शायद बेसिक सॉल्यूशन की बात बन जाएगी, लेकिन बन नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो cos का डिफरेंशियल आएगा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा की जगह 0 डालूंगा तो वो तो 0। ठीक, फिर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2 थीटा का डिफरेंशियल भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन 2 थीटा, फिर उसमें थीटा की वैल्यू 0 डालेंगे तो वो टर्म भी 0 हो जाएगा, तो हमारा डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, नो पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो क्वेश्चन ही गलत हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर अब ये जो फंडा है, साइन थीटा अगर इज इक्वल टू 0 आता है तो थीटा की वैल्यू n पाई होती है। तो
अब n इज इक्वल टू 0 के लिए बात नहीं बन रही है क्योंकि उसमें हमारा थीटा 0 आ रहा है, जिससे बात नहीं बन रही है। अगर थीटा ही 0 हो जाएगा, अगर थीटा ही 0 हो जाएगा तो मतलब ये वाला एंगल ही 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर ट्रायंगल बनेगा नहीं। अच्छा, फिर अगली वैल्यू लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1, इफ n इज इक्वल टू 1 तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 इंटू पाई बाई 3, तो ये वैल्यू हो गई बेटा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 कितना होता है 2 पाई 360, तो ये 120 डिग्री हो गया है ना, ये 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री फिर भी माना जा सकता है कि हाँ थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो सकती है, इतना कर लीजिए। और अगर मान लीजिए उसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 क्या होगा 240 डिग्री, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, वो छोड़ो। अगला यहाँ पर देखो कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू, एक तो 0 डिग्री आ रहा था और एक आ रहा है 2 पाई बाई 3, दो वैल्यूज आ रही हैं। 2 पाई बाई 3 वाली ठीक लग रही है मुझे। बाकी इधर भी देखते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1 तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई 360 डिग्री ना भी ना। ट्राइंगल में इतना बड़ा एंगल हम नहीं ले सकते, तो ट्राइंगल में अगर हमारा थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 यानी कि 120 डिग्री आ रही है वैल्यू, तो ठीक है 120 डिग्री है, 180 से कम वैल्यू है, ठीक है 180 से कम वैल्यू है, तो इसका मतलब हमारा ये वाली पूरी वैल्यू 120 डिग्री बन जाएगी। तो इधर वाला जो है वो 30 और इधर वाला भी 30 डिग्री बन जाएंगे, तो वो बन सकता है ट्राइंगल। लेकिन यहाँ ट्राइंगल में एक ही एंगल 60 डिग्री आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन लग रहा है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 लग रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं इधर कर रहा हूँ आगे, ये मिटा रहा हूँ। अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस का 20 साइन थीटा, ठीक है, माइनस का 20 ऐसे कर दो इंटू 2, अब ठीक है ना, तो माइनस का 20 साइन थीटा और प्लस का 40 साइन 2 थीटा, ठीक। थीटा की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 3, टू इंटू 2 पाई बाई 3, टू पाई बाई 3 का मतलब तो 120 डिग्री होता है। और ये कितना हो गया 240 डिग्री। करते हैं जी सिंप्लीफाई, माइनस का 20 साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, तभी तो 120 बनेगा। इंटू 2 प्लस 60 डिग्री, माइनस का 20 साइन 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड करा, 90 इंटू 1 ये वाला होता है, जब इसमें कुछ ऐड करा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 1 का मतलब क्या हो जाएगा कॉस बन जाएगा और 30 डिग्री। 40 साइन 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड करा तो हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में डायरेक्ट पॉजिटिव, ये तो साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 2 का मतलब इवन, इवन का मतलब साइन और 60 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 माइनस 20 √3/2 प्लस माइनस 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 40, ये भी √3/2, तो कितना हो गया 2 10 2 20 माइनस 10 √3 माइनस 20 √3 कितना हो गया माइनस 30 √3 लेस देन 0 मैक्सिमम।
हो गया एरिया मैक्सिमम, मैक्सिमम हो गया एक तो ये, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है। सॉरी रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन बताना मेरे को मैक्सिमम एरिया इक्वेशन नंबर 1 से देखना जरा मैक्सिमम एरिया। इक्वेशन नंबर 1 में बी क्या दे रखा था, हाफ BC इंटू AD था ना, BC कितना निकला था 8 sin थीटा और इंटू ये कितना था 5 माइनस 5 cos थीटा। हाँ 4 5 जा 20 sin थीटा माइनस 10 sin 2 थीटा, यही था। यस 20 sin थीटा की वैल्यू कितनी है 2π/3 और माइनस का 10 sin 2 थीटा। तो sin 2π/3 अभी अभी हमने निकाला, sin 2π/3 की वैल्यू कितनी आई थी, sin 2π/3 की वैल्यू आई थी √3/2 20 √3/2, ठीक है। और sin इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी माइनस का √3/2 माइनस का √3/2 तो 20 √3/2 प्लस 10 √3/2 30 यानी कि 15 √3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए, ठीक है। वो वाला पार्ट ये वाला ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट है। जब भी कभी हमारे पास ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए ये sin 3 θ/2 और sin θ/2 इज इक्वल टू 0 है, तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो आइदर sin 3 θ/2 इज इक्वल टू 0 और sin θ/2 इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला ये होता है कि अगर sin थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, तो थीटा की वैल्यू n पाई के इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर n की वैल्यू 0 ले ली आपने तो थीटा इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 1 ले ली तो थीटा इज इक्वल टू 1/, n की वैल्यू 2 ले ली तो 2π, इस तरह से। अब यहाँ sin थीटा नहीं था, यहाँ था sin 3 θ/2, तो 3 θ/2 इज इक्वल टू n पाई हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2nπ/3। अब n की वैल्यू 0 लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0। किसी ट्रायंगल के अंदर अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ रही है तो बात नहीं बनेगी, है ना। थीटा की वैल्यू अगर 2π/3 आ रही है तो ठीक है, 120 डिग्री चल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूँगा ना तो 4π/3, तो 4π/3 हो जाएगा 240 डिग्री। तो किसी ट्रायंगल के अंदर 240 डिग्री का एंगल नहीं बन सकता, समझ गए। तो ये वो चीज़ हो गई। उसके बाद ये है कि अब थीटा इज इक्वल टू 2nπ, ये यहाँ पर वैल्यू डाली तो n इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं ले सकते, 0 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। यहाँ थीटा इज इक्वल टू 2π, तो भाई थीटा जो है वो 2π भी नहीं होगा, 360 डिग्री नहीं होगा किसी ट्रायंगल के अंदर, तो यही वाला बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी, sin थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू nπ। मैं दोबारा लिखवा दूंगा इसको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की दोबारा मैं आपको लिखवा दूंगा कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ये इंटीग्रेशन में हमें जरूरत पड़ती है इनकी, ठीक है। मैं एक बार आंसर देखकर और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 है ये, और ये 2010 में आया था। 38 15 √3 स्क्वायर यूनिट्स ये है। इन्होंने x y z इस तरीके से लेकर इन्होंने करा था, लेकिन ये वाला जो मेथड है ना, इनका मेथड काफ़ी लंबा है। याद रखना जब भी एलिप्स वाला क्वेश्चन आए तो एलिप्स वाला क्वेश्चन जो है वो आपको इसी तरीके से sin थीटा cos थीटा मानकर करना है, ठीक है। कल शाम को दूंगा 5:30 बजे टेस्ट, मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन इसी में से दूंगा, चैप्टर वाइज में से ही क्वेश्चन दूंगा। फोटो भेजूँ क्वेश्चन की, लो खींचो।
यहाँ से लेकर और आगे तक खींच लो। ये 6 मार्कर्स ये क्वेश्चन है, आगे इसके सॉल्यूशन भी है, चाहो तो सॉल्यूशन की भी खींच लो। चलिए जी ठीक है फिर।